बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकू खान की नस्ल में से एक जालिम बादशाह पैदा हुआ था जिसका नाम अरबाब खान था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बेटी की खूबसूरती अपनी माँ को भी मात देती थी, लेकिन अपने दौर का ये जालिम बादशाह था, इसमें बिल्कुल भी रहम नहीं था। जो भी इसके असूलों की पासदारी नहीं करता था उसको वो हर हाल में सजा से नवाजता था। वो अपनी रियाया का बिल्कुल ख्याल नहीं करता था। अगर कोई जुर्म करता था तो उसको माफी नहीं देता था, बल्कि उसको जिंदान में डाल देता था, फिर जल्द ही फांसी पर चढ़ाकर उसको अवधी नींद सुला देता था। इसकी रियाया इससे बेहद नफरत करती थी। कोई भी इसको पसंद नहीं करता था, जबकि सब उसकी बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ये शहजादी बहुत रहमदिल थी। कभी भी किसी गरीब लाचार को पुकारती नहीं थी, बल्कि उसकी मदद जरूर करती थी। दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता तो उसको खूब माल से नवाजती थी। लोगों को तो शहजादी ने खुद इंसाफ दिलाया था। वो अपने माँ बाप से नफरत नहीं करती थी, लेकिन उसको अपने माँ बाप से मोहब्बत भी नहीं थी। वो बस अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। मलका को महसूस होता था जैसे उसके पीछे कोई राज है। शहजादी किसी को पसंद करती है, उनकी छठी इस बार बार इस बात का ऐलान कर देती थी। पहले पहल तो मलका को ये सब कुछ अपना वहम लग रहा था कि उसकी बेटी उन लोगों से दूर हो रही है और बगावत करने का सोच रही है। इसी वजह से मलका ने खुफिया तौर पर उसके पीछे बंदे लगाए और राज जानने की कोशिश की, तो मालूम हुआ वो जो मलका सोच रही थी वो गलत नहीं था, जबकि उनका शक हकीकत का रूप धार चुका था। उनको एक पल चैन नहीं आ रहा था, और खासकर जब ये बात उन लोगों के सामने आई थी कि उनकी एक इकलौती बेटी, इस पूरी सल्तनत की इकलौती वारिस शहजादी ने एक चरवाहे को खुद के लिए मुंतखब किया है। वो एक चरवाहे को पसंद कर रही है। शाही खानदान की लड़की होने के बावजूद वो उससे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर मलका के तन बदन में आग के शोले भड़कने लगे। उनको बहुत गुस्सा आया। उनका बस नहीं चल रहा था उस चरवाहे को जिंदा जला दे, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ तो कुछ नहीं कर सकती थी, वो उनके दिल का टुकड़ा थी, लेकिन वो उस चरवाहे को आसानी खत्म कर सकती थी। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और फौरन उनके दिमाग में उनके शोहर का ख्याल आया कि सबसे पहले उनको आगाह कर देना चाहिए। इसलिए मलका ने पहली फुर्सत में अपने शोहर को ये बात बताई कि तुम्हारी बेटी ये काले करतूत करती फिर रही है। शाही खानदान की बेटी होने के बावजूद वो किसी चरवाहे को पसंद कर रही है और इससे शादी की ख्वाहिशमंद है। पहले पहल तो वो अपनी बीवी को ही समझाते रहे कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन जब उनकी बीवी ने उन्हें ये बात बताई कि मैंने इसके पीछे लोग लगाए थे, उसके बाद ये सामने आया है, तो बादशाह को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। उसका भी मलका की तरह दिल चाह रहा था उस गरीब चरवाहे को खत्म कर दे, लेकिन वो बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, क्योंकि उसकी कोई दूसरी औलाद नहीं थी। वो अपनी बेटी के साथ कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं करना चाहता था, बल्कि उसको बहुत प्यार से मनाना चाहता था कि वो गलत कर रही है। लेकिन उनको इस बात का इल्म था कि अगर उनकी बेटी इस चरवाहे के साथ हकीकत में मोहब्बत करने लगी होगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसको समझाना उसके लिए बहुत दुआ है कि ये सब उसकी बीवी और उनका वहम निकले और ये तमाम बातें झूठ हों। यही चीजें सोचते हुए बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि शहजादी के साथ वो अकेले में कुछ देर बातचीत करना चाहता है, और मलका ये बात अच्छे से बावर करवा दी कि वो अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए कमरे में सिर्फ शहजादी और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। बादशाह का हुक्म फौरन बजा लाया गया और उसकी बेटी को उसके कमरे में अकेले भेज दिया गया। जब शहजादी को ये बात मालूम हुई कि बादशाह उससे अकेले में मिलना चाहता है, वो भी काफी बेचैन हुई और थोड़ी बहुत खौफजदा, क्योंकि कहीं न कहीं शहजादी के दिल में भी चोट था। वो जानती थी अपने बाप के सख्त उसूल और उनका रवैया किस कदर जालिम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन बादशाह के हुक्म को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो हिम्मत जमा करके बादशाह के कमरे तक पहुंच गई। बादशाह सलामत अपनी मखसूस जगह पर बैठकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे।
जबकि उनकी बेटी कमरे के अंदर आई तो उन्होंने सर के इशारे से उन्हें अपने करीब बुलाया और उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया। इशारे से सामने बैठने के लिए कहा। शहजादी को इत्मीनान हुआ कि बादशाह गुस्से में नहीं है। शहजादी जब बैठ गई और उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछने लगी, बाबा जान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? हमसे कोई खता हो गई है क्या, जो आप हमें इस तरीके से अकेले में मिलना चाहते हैं? अपनी बेटी का मीठा लहजा सुनकर उसका दिल बाग बाग हो गया। वो चंद सानिया मुस्कुराती हुई निगाहों से अपनी बेटी की जानिब देखते रहे और चंद मिनट बाद बोले, हमें मालूम हुआ है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं और उसके साथ शादी की ख्वाहिशमंद हैं। आखिर कौन है वो खुशनसीब इंसान? बादशाह के मुंह से जब उसने ये बात सुनी तो एकदम से वो गड़बड़ाही सी हो गई। इसके चेहरे की इत्तलाहत वाज़े तौर पर ये बात बादशाह जाहिर कर चुके थे कि जो बात उसकी बीवी ने उन्हें बताई है वो सच है। उनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रब्त के मारे चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। उनके दिमाग की नसें वाज़े तौर पर फूलती हुई महसूस हो रही थी। शहजादी ने सर नीचे झुकाया हुआ था। अगर वो सर उठाकर अपने बाप के चेहरे को देख लेती तो वहां बैठना उसका मुहाल हो जाता, लेकिन वो जल्द ही खुद को मजबूत कर गई थी। वो एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, बाबा जान, आपको जिसने भी ये बात बताई है वो झूठ बोल रहा है। शहजादी ने यह बात बहुत तहम्मुल मिजाजी से की थी। वो अपने बाप के गुस्से से वाकिफ थी कि वो कितना जालिम है। वो जानती थी अगर उनके खिलाफ जाने की उसने जरा भी कोशिश की तो वो उसको जान से मारने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। लेकिन वो उस बात से भी वाकिफ थी कि उसका बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से ही करता है। शहजादी के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह मुतमिन नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर सवाल किया, शहजादी, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे सच बता दो। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हम उससे मिल लेंगे। लेकिन शहजादी भी अपने बाप की ही बेटी थी। वो जानती थी कि उसको वो अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं और उसके मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं। इसी वजह से उसने अपने आप को मजबूत जाहिर करते हुए एक बार फिर वही बात की, नहीं बाबा जान, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं खामोशी से शादी कर लूंगी। जिसने भी आप तक ये बात पहुंचाई है कि मैं किसी में दिलचस्पी ले रही हूँ वो झूठ बोल रहा है। बादशाह अपनी बेटी की बातों से बिल्कुल भी मुतमिन नजर नहीं आ रहा था। वो खुद एक समझदार इंसान था। आखिर वह एक सल्तनत चला रहा था, इतने बड़े मनसब पर राज था। वो कैसे न जान पाता कि उसकी बेटी जो सिर्फ अभी महज 18 साल की है वो झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है। लेकिन उसने मसलिहत इसी में जानी कि वो कोई और बात नहीं कर पाया और उसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। शहजादी चाहते हुए ही अपने बाप को याद दिलाना चाहती थी कि वो सच कह रही है कि वो किसी को पसंद नहीं करती। वो अपने बाप की पसंद से ही शादी करेगी। जिसने भी उसको ये बात बोली है वो झूठा है और वो बाप और बेटी के दरमियान लड़ाई कराना चाहता है। ये बोलकर जा चुकी थी और बादशाह एक गहरी सोच में मुब्तला हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी खौफ के जरिए झूठ बोलकर यहाँ से गई है। अब उसको हर हाल में अपनी बेटी पर नजर रखनी थी ताकि वो जान पाए कि मलिका ने जो बात कही है वो झूठ है या वाकई सच है। अगर वो सच है तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक बात साबित हो सकती है, क्योंकि सल्तनत की इकलौती वारिस शहजादी थी और अगर शहजादी किसी चरवाहे को पसंद करती थी तो उनके लिए बहुत खराब अमल था। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी पर सख्त से सख्त पहरे लगा दिए थे। वो कहीं भी उसको अब अकेले नहीं जाने देते थे। इस वजह से बादशाह की निगाहों में बहुत सारी चीजें आ रही थी कि उसकी बेटी ने किस किस को इंसाफ दिलाया था, किसके लिए रहनुमाई की है और किसको सजा दी है। बादशाह अपनी बेटी को इस रहमदिली से जरा भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। वो मलका से यही कह रहे थे कि ये तुम्हारे बेवजह झूठ की वजह से हो रहा है। अगर तुम पहले ही शहजादी पर नजर रखती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। शहजादी अच्छे से जानती थी कि उसका बाप
अब उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा बल्कि उस पर नजर रखेगा। इस वजह से शहजादी काफी मुहतात हो गई थी। लेकिन अचानक ही उसकी माँ ये चीज नोट कर रही थी कि शहजादी की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसको बहुत ज्यादा उल्टियाँ आ रही थी और एकदम से चक्कर आने शुरू हो जाते थे। मलका को ये सब कुछ सही अंदेशे नहीं लग रहे थे, बल्कि वो महसूस कर सकती थी कि उसकी बेटी कुछ गलत कर चुकी है। हो सकता है कि उस चरवाहे के साथ जीना कर चुकी है। यह बात उनके लिए किसी बम से कम नहीं थी, बल्कि मलका बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी। वो जानती थी अगर उसने ये बात अपने शोहर से की तो उसको भी जान से मार देगा और साथ में उसकी बेटी को भी खत्म कर देगा। और वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो और साथ में उसकी बेटी की भी दुनिया फानी से कूच कर जाए। इस वजह से उसने अपने शोहर से ये तमाम बातें छुपाई हुई थी और अंदर ही अंदर अपनी बेटी से बातें उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है। इस बात पर हमेशा से ये शहजादी अपनी माँ को टाल देती थी कि और कहती थी कि बस कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। मलका ने उसको ये कहा कि हम लोग हकीम को बुलाकर तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन ये सुनकर तो शहजादी हत्थे से उखड़ गई और अपनी माँ से बदतमीजी करना शुरू कर दी कि आपको क्या हो गया है, आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, जब देखो मुझ पर नजर रखती हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्या आप क्या चाहती हैं कि मैं खुद को अपने हाथों से मार लूं? अगर यही चाहती हैं तो मैं यही कर लेती हूँ, तो आपको और आपके शोहर को सुकून आ जाएगा। उसकी आवाज इतनी बुलंद हो गई थी के पास से गुजरती कनीजों ने भी मुड़कर देखा था कि आज शहजादी को ऐसा क्या हो गया है कि अपनी माँ से भी इस तरीके से बात कर रही है। कभी भी उसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। सबसे बहुत धीमे लहजे में बात करने वाली शहजादी आज इतनी ऊंचाई से क्यों बोल रही थी। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से वहां से लौट कर चली गई थी। लेकिन खतरे की घंटी अब उनके दिमाग में मुसलसल बज रही थी, क्योंकि शहजादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो एक मशहूर औरत थी। उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बेटी कुछ गलत कर चुकी है, जिसकी वजह से वो हमला हो गई और यही वजह परेशानी में मुब्तला कर चुकी थी। वो यही सोच रही थी कि जितना मैं अपने शोहर से ये बातें छुपाऊंगी उतना ही मेरे हक में खराबी साबित होगी। इस वजह से उन्होंने अपने शोहर के कमरे का रुख किया था। वो जानती थी कि वो अपने लिए एक मुसीबत को गले लगाने जा रही है, लेकिन उसका शोहर उनको ही कसूरवार ठहराने वाला था। लेकिन उनके लिए उनकी बेटी और खानदान की इज्जत बहुत अहम थी। इस वजह से वो कदम ब कदम चलती हुई अपने शोहर के पास आई और उनसे कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो कहने लगे कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा काम है, हम रात के वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मलका वहीं पर खड़ी रही और कहने लगी, नहीं बादशाह सलामत, रात तक का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बादशाह उनके इस तरीके से बोलने पर ठिठक से गए और उनकी जानिब देखते हुए कहने लगे, बेगम, सब खैरियत तो है, आप कहना क्या चाहती हैं। वो मजीद कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। जब उन्होंने शहजादी के बारे में कहा तो बादशाह सलामत फौरन ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। पूछने लगे, बोलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए हिम्मतन गोश हूँ। उनके पास ही बैठ गई और उन्हें आहिस्ता आवाज में बताने लगी कि मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है। उसको बहुत ज्यादा उल्टियाँ आ रही हैं और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे ये चीज किसी खतरे का अंदेशा लग रही है। बादशाह हैरान निगाहों से अपनी बीवी की जानिब देखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। अगर शहजादी की तबीयत खराब है तो तुम फौरन ही शाही तबीब को बुलाओ और उसका इलाज करवाओ। मुझे क्या बता रही हो। तो वो कहने लगी, बादशाह सलामत, आप मेरी बातों का मतलब क्यों नहीं समझ रहे। आपकी बेटी हमला हो चुकी है, शादी से पहले उस चरवाहे के साथ जिना कर चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रही है। ये सब कुछ
हमला होने से पहले के अंदेशे होते हैं। बादशाह उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो गया और उनकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोले, मलका आपका दिमाग तो ठीक है, आप बोलना क्या चाहती हैं? वो एक बार फिर वही बात दोहराने लगी। मैं सच कह रही हूँ बादशाह सलामत, ये सब हमला होने के बाद के अंदेशे होते हैं। हमारी बेटी शादी से पहले ही जिना कर चुकी है और हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला चुकी है। बादशाह यकदम अपनी जगह से खड़े हुए और मलका का गला पकड़ते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझे बताने की? मेरी बेटी ने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो उसकी कसूरदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी बेवजह झूठ की वजह सब कुछ हुआ है। एक माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी पर नजर रखे कि वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई तो मलका मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उन्होंने ये सुनकर उन्हें यकदम पीछे की जानिब धक्का दिया, तब जमीन डोल हुई और भराई हुई आंखों से कहने लगी, अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बादशाह सलामत शहजादी आपकी भी बेटी है। आप मुझे इस तरीके से अकेले ही कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो यकदम ही गुस्से से फट पड़ी। काफी दिनों से वो अपने शोहर का ये रूखा फीका अंदाज बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज उसकी बस हो चुकी थी। उसके शोहर उनकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करते थे और आज इस तरीके से उनका बात करना उन्हें आग लगा चुका था। उनकी इस तरीके से गुस्ताखी पर उन्होंने कहा, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना, मैं बादशाह हूँ इस सल्तनत का। मैं तुम्हें जंदान में डाल दूंगा, समझ आई तुम्हें नाखुनजार खातून? उनका लहजा आग बरसा रहा था। गुस्से से रगें फूल चुकी थी, लेकिन मलका ने खुद को जल्दी संभाला और बादशाह के पास होकर कहने लगी, अभी ये वक्त हम दोनों की लड़ाई का नहीं। अभी हमें अपनी औलाद को देखना है। वो किस मुसीबत को अपने गले लगाना चाह रही है वो नहीं जानती है। बादशाह उनकी बातों को तो समझ रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने फौरन ही अपनी बीवी को एक तरफ किया और खुद कदम ब कदम चलते हुए शहजादी के पास गए और उनसे तेज आवाज में बोलने लगे, शहजादी सचमुच बताओ, तुमने क्या किया है जिसकी वजह से ये हालत हो रही है? वो इस अचानक उस्ताद पर घबरा सी गई और कहने लगी, बाबा जान मैंने कुछ नहीं किया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपको क्या हो गया है? वो कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी जो हालत है वो हमें साफ तरीके से आगाही दे रही है कि तुम माँ बनने वाली हो और शादी से पहले तुम किसी और के साथ जिना कर चुकी हो। वो ये बात सुनकर पीली जर्द पड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं हमला नहीं हूँ। उसके इस तरीके से गड़बड़ाहट से बोले जाने वाले अल्फाजों ने बादशाह पर जलती पर तेल का काम किया था। उन्होंने फौरन ही अपने हकीम को बुलाया और उनको ये मामला बताने लगे। हकीम ने कहा, किसी दाई को बुलाकर चेकअप करा लेते हैं। अगर यह वाकई ही हमला न हुई तो बेवजह इस पर इल्जाम लगाना गलत है। लेकिन बादशाह ने कहा, मैं किसी भी दाई पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मेरी बदनामी कर सकती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी तुम पर यकीन है। हकीम ने जब यह बात सुनी तो वो कहने लगे, मेरे पास एक नस्ली कुत्ता है। वो नस्ली कुत्ता किसी भी इंसान की शख्सियत को पहचान सकता है कि वो क्या कर चुका है। बादशाह कहने लगे, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा, मुझे थोड़ी तफसील के साथ बताओ। वो कहने लगे, ये एक ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई लड़की किसी के साथ जिना कर चुकी हो तो वो उसको फौरन काट लेता है और हमें ये बात मालूम हो जाती है कि ये लड़की जिना कर चुकी है। बादशाह यह बात सुनकर बेचैन हुए और कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने अगर ये गलती की होगी तो मैं उसे समझाऊंगा, उसको उसकी कथा बताऊंगा कि तुम क्या कर चुकी हो, लेकिन मैं कभी भी इस तरीके से अपनी बेटी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। ऐसे किसी कुत्ते से कटवा दूं। तो हकीम उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, हमें एक दफा ये रिस्क लेना होगा, वरना सच हमें कभी भी मालूम नहीं होगा। चंद मिनट तक तो बादशाह तख्ते की हालत में हकीम के सामने खड़े रहे और चंद सेकंड बाद वो कहने लगे, ठीक है, मुझे मंजूर है।
और ये बात फौरन ही शहजादी तक पहुंचा दी गई। जब ये बात शहजादी को मालूम हुई तो वह तेज से उखड़ गई, गुस्से से कहने लगी कि आप सब पागल हो गए हैं, जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए। लेकिन अब किसी ने उनकी बात सुनना गवारा नहीं की और उनकी माँ ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ा और खींचते हुए कमरे में फेंक दिया। कमरे के उस शहर मलका बादशाह और हकीम खड़े हुए थे और उनके साथ ही और नस्ली कुत्ता भी था, जिसकी आवाज शहजादी को आ रही थी। वो खौफ के जरिए कांप रही थी। हकीम ने आवाज बुलंद कहा, शहजादी, हम इस कुत्ते को आपके पास भेज रहे हैं। वो इस राज को अब हम सब पर अफशा कर देगा कि आप हमला हो या नहीं, और अगर आपने किसी के साथ जिना किया होगा तो ये कुत्ता आपको काट लेगा। अब तैयार रहना इस चीज के लिए। और हकीम उस कुत्ते को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो दरवाजे को खोलता और उससे पहले ही अंदर शहजादी रोते हुए चीख कर बोली, मुझे माफ कर दे बाबा जान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं चरवाहे के साथ ही जिना कर चुकी हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात को समझिए। और यहाँ पर ये बातें सुनकर बादशाह के सर पर सातों आसमान आन गिरे थे और सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने हकीम को इशारे से वहां से जाने को लिए बोल दिया और मलका ने रोते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने शहजादी सर झुकाए खड़ी हुई थी। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया था कि शहजादी को एक कुत्ते से डराकर उसके अंदर का सच निकाला जाए, और वो उनकी ये चालाकी समझ नहीं पाई थी और अपना राज खुद अपने मुंह से बयान कर गई थी। बादशाह ने उस वक्त अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा था और वहां से लौट गए थे। लेकिन इस वाकया के बाद बादशाह की पूरी जिंदगी तब्दील हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनको चाहिए था कि जिस तरीके से वो अपनी रियाया पर जुल्म करते थे, जरा गलती पर उनको भी अब्दी नींद सुला देते थे, वो अमल अब उनको अपनी बेटी के साथ भी करना चाहिए था। लेकिन अपनी बेटी होने की वजह से वो ऐसा उसके साथ नहीं कर पाते थे। लेकिन उन सब कार्रवाई के बाद बादशाह ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर चरवाहे से अपनी बेटी की शादी करा दी। लोग बहुत हैरान और परेशान थे इस मंजर पर कि बादशाह ने ये क्या कर दिया। जब इंसान को अपने ही लोगों के हाथों मौत से बदतर जिंदगी मिलती नजर आए तो वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाता है। ऐसा ही हाल बादशाह का हुआ था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी उनके साथ ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब ये सब कुछ हकीकत उनके सामने आया तो वो बिल्कुल बदल गए थे और जो लोगों पर जुल्म ज्यादती करते आ रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि पूरी रियाया में ये बात मशहूर हो गई कि बादशाह अपनी बेटी की शादी एक चरवाहे से कर रहे हैं। तो उनकी सारी अकड़ और नाजायज गुस्सा खत्म हो चुका था। इस सारे मंजर के पीछे असल बात ये थी कि आज से 20 साल पहले उस बादशाह ने उस चरवाहे की माँ के साथ ज्यादती की थी। जब उस चरवाहे की उम्र फकत 5 साल थी और उसका वालिद इंतकाल कर गया था। उस चरवाहे की माँ बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जब ये बादशाह अपनी राया का हाल अहवाल जान रहा था तो उसने उस चरवाहे की बेवा माँ के साथ जबरदस्ती जिना किया था, जिस किताब न लाते हुए उसने अपनी जान दे दी थी। और उस चरवाहे को उसके दादा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उस दिन से चरवाहे ने ये ठान लिया था कि मेरी माँ का कातिल ये बादशाह है, और इसने इसकी बेटी के साथ वही अमल करके अपना बदला भी ले लिया और बादशाह के लिए पैगाम भी छोड़ा कि मकाफात अमल से हर किसी को गुजरना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या बादशाह। लिहाजा आज जो अरबाब खान बादशाह की बेटी ने किया वो बादशाह का किया धरा उसके आगे आया था। जैसी करी वैसी भरनी। तो मुकाफात अमल की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।